आज जो टॉपिक है वो है सहस्वर वाचन के तत्व। सहस्वर वाचन के तत्व। सहस्वर पठन चाहे वह व्यक्तिगत रूप में किया जाए और चाहे सामूहिक रूप से, उसमें निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिए, तभी वह प्रभावशाली होगा। सहस्वर पठन के तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1, उचित पठन आसन एवं मुद्रा। सहस्वर पठन करते समय सबसे पहली आवश्यकता है उचित ढंग से बैठना अथवा खड़े होना, जिससे थकान न हो और पठनकर्ता का ध्यान पाठ्य सामग्री में केंद्रित रहे। यदि बैठकर पठन किया जाए तो कुर्सी पर इस प्रकार बैठना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और पैर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लटकते रहें। यदि खड़े होकर पठन किया जाए तो भी बिल्कुल सीधे खड़े होना चाहिए और पुस्तक को बाएं हाथ से पकड़कर पठन करना चाहिए। यदि जमीन पर बैठकर पठन किया जाए तो भी इस प्रकार बैठना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और पाठ्य सामग्री आंखों से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। भावानुसार हाथ, पैर, आँख, नाक, सिर, भौं आदि अंगों का सहज संचालन एवं भाव प्रदर्शन भी आवश्यक होता है। स्पष्ट अक्षर उच्चारण। शब्द की इकाई का अक्षर होते हैं। यदि शब्द उच्चारण में प्रत्येक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण नहीं होता तो शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अतः सहस्वर पठन करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध शब्द उच्चारण। शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर ही अर्थ की प्रकृति और शुद्ध लेखन दोनों निर्भर करते हैं। अतः पठनकर्ता को सदैव शुद्ध उच्चारण के साथ पठन करना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण के स्थान पर अंश के भाव की प्राप्ति का भय सदा बना रहेगा। उचित ध्वनि निर्गम। स्पष्ट अक्षर उच्चारण और शुद्ध शब्द उच्चारण, इन दोनों के लिए आवश्यक है कि ध्वनियों को उनके अपने स्थान से उच्चारित किया जाए, उन्हें उचित स्वर से मुंह से निकाला जाए। पठन का यह बहुत आवश्यक अंग होता है। बल। पठन करते समय आवश्यक शब्दों पर बल देना भी आवश्यक होता है। शिक्षक को आदर्श पठन करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शब्दों पर बल देने से वाक्यों के अर्थ में अंतर आ जाता है। धैर्य। धैर्य भी पठन का आवश्यक तत्व है। पठनकर्ता को सदैव धैर्य के साथ उचित गति से पठन करना चाहिए। बहुत अधिक गति अथवा धीमी गति से पठन करने में अर्थ की प्राप्ति में बाधा पड़ती है। सुस्वरता। पठन का यह अंतिम तत्व है। इसका अर्थ है भाव के अनुसार वाक्य के शब्दों में स्वर का उतार चढ़ाव दिखाना, वाणी में मधुरता प्रदर्शित करना और भावानुसार उचित आरोह अवरोह के साथ पठन करना। इससे पठनकर्ता को भाव की प्रतीति में सहायता मिलती है। श्रोता की दृष्टि से भी यह परम आवश्यक है, अन्यथा श्रोता की श्रवण में रुचि ही नहीं रहेगी। सहस्वर वाचन के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं इसमें। पठनकर्ताओं की संख्या के आधार पर सहस्वर वाचन 2 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत वाचन। एक व्यक्ति जब आवाज़ करते हुए पढ़ता है तो इसे व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। शिक्षक बालकों के समक्ष पाठ्य सामग्री को पढ़कर प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन के बाद जब बालक अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के ढंग के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है तो उसे अनुकरण वाचन कहा जाता है। इस तरह के वाचन में एक बार में एक छात्र ही पढ़ता है। अनुकरण वाचन के द्वारा ही अध्यापक छात्र की पठन योग्यता का आकलन करता है। अनुकरण वाचन के समय अध्यापक को छात्रों के वाचन को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, जिससे वह जान सके कि छात्र उचित गति, आरोह अवरोह आदि को ध्यान में रखकर पढ़ रहा है या नहीं। यदि छात्र पढ़ते समय कोई त्रुटि करता है तो अध्यापक को उसका निराकरण तुरंत करवा देना चाहिए। नंबर 2, सामूहिक वाचन। सामूहिक पठन को समवेत वाचन भी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक छात्र एक साथ बोल कर पठन करते हैं तो उसे सामूहिक वाचन कहते हैं। प्राय सामूहिक वाचन प्राथमिक कक्षाओं में कराया जाना चाहिए। इससे बालकों में आत्मविश्वास बढ़ता है तथा इनका संकोच दूर होता है। सामूहिक वाचन कराते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि बालक वाचन करे, न कि शोर मचाए। छोटी कक्षाओं में शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराने हेतु सामूहिक पठन का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, कक्षा शिक्षण की दृष्टि से सहस्वर वाचन 3 प्रकार का होता है। आदर्श वाचन। भाषा में पद्य और गद्य के पाठों का शिक्षण करते समय शिक्षक पाठ्य सामग्री का सहस्वर पठन करते हैं। विद्यार्थी शिक्षक के इस पठन का अनुकरण करते हैं।
शिक्षक के इस पठन को आदर्श पठन कहा जाता है। अपने सही अर्थों में आदर्श पठन शिक्षक द्वारा प्रस्तुत यह पठन है जिसे यह उचित ढंग से खड़े होकर स्पष्ट अक्षरोच्चारण, शुद्ध शब्दोच्चारण, उचित ध्वनि, निर्गम और शब्दों पर भावानुसार बल देते हुए उचित स्वर और उचित गति के साथ करता है। नंबर 2, अनुकरण वाचन। शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण कर विद्यार्थी यथा पाठ्य सामग्री का व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से पठन करते हैं। विद्यार्थी के इस पठन को अनुकरण वाचन कहा जाता है। संवेद वाचन नंबर 3 जो है इसका, संवेद वाचन वह पठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी एक साथ मौखिक पठन करते हैं। इस पठन का एक लाभ यह है कि जिन विद्यार्थियों में झिझक होती है, साहस की कमी होती है, अपने कंठ और उच्चारण पर जिन्हें विश्वास नहीं होता है और जो उचित गति से पठन नहीं कर सकते हैं, वे भी पठन क्रिया में भाग लेने लगते हैं। परंतु संवेद पठन की उपयोगिता तभी है जब निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएं। नंबर 1, संवेद वाचन प्राथमिक कक्षाओं में ही कराना चाहिए। नंबर 2, विद्यार्थियों के कंठ, उच्चारण और वाचन गति में अंतर होता है, इसलिए यदि संवेद वाचन में विद्यार्थियों की संख्या 5 या 6 से अधिक होगी तो संवेद वाचन की सफलता संदिग्ध ही समझिए। अतः विद्यार्थियों को 5 या 6 की टोलियों में बांटकर संवेद पठन कराना चाहिए। कविता का संवेद वाचन पर पूरे समूह से एक साथ भी कराया जा सकता है, पर शिक्षक को इस समूह का नेतृत्व करना होगा। जहाँ तक संभव हो एक टोली की वाचन गति और गायन संबंधी योग्यता लगभग समान हो। प्रत्येक टोली का एक नेता हो और वह पठन कला में अपेक्षाकृत निपुण होना चाहिए। कक्षा में संवेद वाचन कराते समय एक एक टोली को अवसर देना चाहिए। कक्षा में बाहर मैदान में टोलियों को थोड़े फासले पर खड़ा करके अथवा बैठाकर सबको एक साथ अभ्यास कराया जा सकता है। शिक्षक को प्रत्येक टोली के पास जाकर निरीक्षण करना चाहिए और आवश्यक निर्देश देने चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए